आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आरुषि के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, मगर आरुषि की कुछ शर्तें थीं जो मुझे बाद में मालूम हुई थी। पहली शर्त ये थी कि शादी की फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। बाकी शर्त के बारे में भी जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। मगर मैं आरुषि के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी मैं जिससे प्यार करता था उसी से हो रही थी और मैं जानता था कि मैं आरुषि से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। 15 फरवरी को मेरी शादी तय हो गई। आरुषि को पाने का नशा ही अलग था। मैंने आने वाले दिनों का सोच सोचकर फूले नहीं समा रहा था। शादी खत्म होने के बाद रात के 3 बजे आरुषि की विदाई होकर मेरे घर आ गई। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वो बोली, पहले मेरी शर्त सुन लें। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को तो कुछ होने लगा था। तुम औरत होकर तलाक की बातें कैसे कर सकती हो? मैंने दिल में कुछ सोच रहा था। तब आरुषि ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है। वो ये है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मान जाए, रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त मैं किसी से मिलूंगी। तकरीबन रात के 9 बजे से कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर भी घूम सकते हो। तुम्हें ये पाबंदी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहो। आरुषि ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, आरुषि ये कैसी अजीब शर्त है? अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। प्लीज़ आरुषि, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रातों क्यों नहीं देख सकता? मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि आरुषि के लिए ये मजाक है, मगर वो सीरियस से बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। मेरे होश हवास उड़ गई। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसा हसीन लड़की का मिल जाना मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तुम कहोगी तो दिन, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूँगा। मुझे शादी की पहली रात ही मालूम हो गया था कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, आरुषि मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे ये बात सब कहने लगे कि राजू की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे आरुषि की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीब व गरीब किस्से कहना शुरू कर दी। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। एक हफ्ता निकल गया, उसने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब ख़राब कर दिया, फिर उसको वहाँ से हटा दिया और मैंने जब कहा, ये क्या हरकत है, वो बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन करके बैठो और मेरा चेहरा देख लो। और उसी की बात सुनकर मेरा शक बढ़ता जा रहा था कि आखिरकार उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था उस पर मैं अटल रहा। उस रात मैंने देखा आरुषि बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी क्या है और माजरा क्या है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने जान गया कि आरुषि की बेताबी की कोई वजह है।
हर वक्त किसी का इंतज़ार करती रहती है। उसका निगाहें फ़ोन पर लगी रहती है और जैसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बातें करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन आरुषि की बात करने के बाद उसके फ़ोन को अंदर मैंने चेक किया कि वो किससे फ़ोन पर बात करती है। उसके मायके वालों का फ़ोन नहीं होता था, बल्कि वो किसी और आदमी से बात करती थी। आरुषि ने जब आखिरी बार फ़ोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुना। तब मुझे अंदाज़ हो गया था कि आरुषि किसी गैर आदमी से बात करती है। तब से जैसे मेरी ज़िंदगी का सुकून चैन लुट गया। मैंने सोचा कि अब आरुषि से बात करने के बजाय अपने मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्दी ही आरुषि का चेहरा रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाएगी कि मामला क्या है। एक दिन मैं बाहर से जल्दी आ गया। उस दिन आरुषि फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देख हैरत से बोली, आप तो 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आरुषि ने बात संभालते हुए कहा। और उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से आरुषि की तरफ देखा। आरुषि का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर विकास को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर विकास मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। मैं जानता था हमारा इलाके में इंस्पेक्टर है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूं अचानक विकास को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इंतज़ार नहीं किया। बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने हफ्ते से मुलाकात नहीं हुई। इंस्पेक्टर का अंदाज़ तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले ले आया, मगर हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता कि मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने विकास से बात करने की कोशिश की। बोला, यार ये भी कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तो विकास की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि आरुषि की विकास का इंतज़ार करते पाया था। जिस अंदाज से आरुषि टहल रही थी, यकीनन वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। इत्तेफाक से वो आदमी विकास निकला तो विकास ने मुझसे अपने आप मिलने का बहाना कर दिया। अब बात मेरे समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर विकास और आरुषि के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, आरुषि पर किसी भी किस्म की शक का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी आरुषि मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसे उसके साथ धोखा करूँगा, जो उसने सोचा भी ना होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक करूं। मैं जानना चाहता था कि मुझे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद विकास वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना ज़रूरी था। रात को क्यों उसके कमरे का बल्ब बंद होता था, तो मैं अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रखी। आरुषि पास आई तो मैंने उसका बाजू थामा, ताकि वो एंड वक्त में भाग ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकाल कर रोशनी की उसके चेहरे पर। तो मेरा चीख निकलते निकलते बची। हैरत के कारण मुझसे बात ना हो रही थी। आरुषि, ये तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई है? मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था।
तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफरत से आरुषि की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैंने आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है वो सब दूर करूंगी। आपका दोस्त विकास, मैं जानती हूँ आप में जो शक है, मैं आपको सब बता दूंगी। आप बैठिए तो सही। आरुषि रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नत कर रही थी, न चाह कर भी उसे धुतकार नहीं सकता। बताओ आरुषि, क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? विकास से अब तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं बड़े आराम से उसे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर ये औरत मुझे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे ऐसा दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब आरुषि ने जो बात सुनाई, उसे सुनकर मेरा दिल भी गमजुदा हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडल है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपने मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। मुझे नौकर नौकरानी के जिम्मे में छोड़कर अपने नौकरियां और कामों से निकल जाते। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वो मुझे पैसे की बंडल थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, उनके प्यार की प्यासी थी। लेकिन माँ कभी मेरे तरफ मुड़ कर नहीं देखा। उस रुपये में मेरे अंदर बहुत सारे मायूसियाँ पैदा कर दिए। पहले तो मैंने अपने नौकर और नौकरानी से दोस्ती कर दी, मगर फिर जब मुझे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानी से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूसी में ही आ गई थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊँगी। पापा भी अपने कामों में हमेशा बिजी रहते थे, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं बहुत उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो वो आने में देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई। जैसे मैं ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी उस कदर रोशन साल हो चुकी थी कि हया को भूल चुकी थी। मेरे दिल में मम्मी के लिए नफ़रत और बगावत पैदा हो गई। मुझे उन औरतों से सख्त नफ़रत हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाते हैं और ख़ुद का किरदार इस कदर भयानक होता है, कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफ़रत हुई तो मेरी शख्सियत बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसे बन जाती कि हर कोई मेरी तरफ से खींचा चला जाता। लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया, ना कि मैं खुद को बर्बाद कर रही थी। अब मैं रात के देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर न थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैंने उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आँख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज हो रहा था कि किसी मजहबी इंसान का ऋषि कमरा है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे सही थे, दाढ़ी सही थी, जबकि वो एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर वो अपनी नज़रें नीचे कर ली और कहने लगा कि कल रात में मैं अपने एक मजबूरी की वजह से मैं नाइट क्लब गया था और वहाँ पर मुझे
कुछ काम था, वहाँ मैंने आपको बेहोशी की हालत में पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे इससे और भी नफ़रत महसूस होने लगी। उस दिन वो मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसको कुछ शुक्रिया अदा किया। इस वजह से शायद उसका हुलिया वैसा था, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ से हमेशा नफ़रत करती थी। और ऐसे ही नफ़रत मेरी भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। मगर वो इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ा। बार बार मेरे पीछे आता और कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये देखा तो कहने लगी कि तुम अपनी जान उससे क्यों नहीं छुड़ा देती। वो तुम्हारा पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू कर देंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो, कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। एक दिन उसने मुझसे बातें करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना होगा। तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकलकर आ रही थी तो वो मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी नज़रें, वो मेरे मोहब्बत में आया था। मैंने पुलिस को फ़ोन करके इसके बारे में बता रखा था कि एक आदमी रोज़ाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के बाद वहाँ पहुँच गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को बहुत खुशी मिली। मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने मैं थाने के लिए निकली। मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा फट गया। पुलिस वालों ने मार मार के उसका हुलिया ख़राब कर दिया था। वो बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आँखों के पास चोट लगी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफ़सोस हुआ था। उसकी आँखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर वो आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला खुदा पर छोड़ दिया है। खुदा तुम्हारे इरादे कभी भी पूरा ना करे। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया था, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 9-10 बज रहे थे जब मैंने अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत है कि हम लोग सारी रात को जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात से मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा जलन हो रही है, लेकिन जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे मैंने जब शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा हुआ सूरत देखकर चीखने लगी और मुझे बहुत रोना आ रहा था। सुबह के वक्त मैं सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त अस्पताल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी ताकि मुसीबत से जल्दी मेरी जान छूट जाए। उस डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे चेहरे की दाने खत्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर दाने निकलते और मेरी जान आफत में पड़ गया। मेरी बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी। उसने मुझे गलत दवा दे दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी ये बीमारी
इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी जितना मैं समझ रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये दानें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे इस लड़के की बददुआ लग गई थी। भगवान न जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मिल जाए, उससे माफ़ी मांग लूँ। आरुषि की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। आरुषि इतनी तेज़ लड़की होगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सूरज से वो इतना मासूम लग रही थी और उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं था। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से देखी जा नहीं सकती। मगर अपनी बीवी की जुबान से उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात विकास की, मैं विकास से उस लड़के के बारे में मालूमात लेती रहती हूँ। वो लड़का कहाँ गया ये कोई नहीं जानता। विकास के यकीन दिलाने पर मैंने आरुषि की बात मान लिया, मगर मुझे उससे बड़ा शक होने लगी। मैं उसकी बातों को पहले की तरह कभी इतबार नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर आरुषि की हालत देखकर सोचता हूँ कि उसमें उसका क्या कसूर है। जो होना था वो हो तो गया, मगर अब आरुषि ने अपनी ज़िंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल में उसे उसकी बीती हुई कल की सज़ा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या मैं सही सोच रही हूँ या गलत? मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए। कमेंट में धन्यवाद दोस्तों।